हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी में फॉर्मल डेफिनीशन स्टार्ट करने से पहले बहुत एक हल्का सा आइडिया लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जा रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, अगर मान लिया ग्राफ ऐसे जाए कि यहाँ पे चला जाए और फिर अचानक ब्रेक होकर ऐसे आ जाए तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ऐसे ही मान लिया ऐसे ग्राफ बने, यहाँ पे पॉइंट ना हो, अब वो पॉइंट भले ही और कहीं पे हो या पॉइंट ही ना हो तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूटी में तो हम इस तरह की चीज़ पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी का क्रूडली मतलब क्या है कि ग्राफ स्मूथ है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर चलूँ तो ये स्मूथली चेंज हो रहा है, इसका जो स्लोप है वो स्मूथली चेंज हो रहा है। अगर मान लिया हम ऐसे चलें, ठीक है, तो ये स्मूथली चेंज नहीं हो रहा है, इस पॉइंट पे आके सडनली चेंज हो गया। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं ये ग्राफ बिल्कुल स्मूथ है। इस वाले केस में यहाँ पे एकदम जर्क आएगा कि अगर कोई बंदा इसको ऐसे चल रहा हो तो यहाँ तो उसका टेंडेंसी इधर जाने का था और फिर जैसे ये राइट वाले ग्राफ पे आएगा उसका टेंडेंसी एकदम इतना चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें मतलब वी आर फाइंडिंग कि इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अच्छा, अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो, डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप एक फाइनाइट नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आए तो इस तरह की टेंजेंट बनेगी, राइट हैंड साइड से कुछ टेंजेंट और ही बनेगी, मतलब ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में नहीं बन पाएगी। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इस वाले केस में लेफ्ट से ऐसे टेंजेंट बनना है, राइट से ऐसे बनना है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ऐसे ही अगर हम एक कर्व ऐसे बनाएं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप डिफाइन नहीं होता है तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मतलब हमने जो एक क्रूड डेफिनेशन दिया कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, ग्राफ स्मूथ नहीं है, सडनली जर्क आ गया या फिर कॉर्नर आ गया, वो इस तरह के ग्राफ पे तो चलो वैलिड है, बट इस पे वैलिड नहीं है वो वाला डेफिनेशन। क्योंकि ये इसमें तो अगर मैं चलना चालू करूँ तो बिल्कुल स्मूथली चेंज हो रहा है हर जगह। अगर हम इस पर ऐसे चलते रहें तो हमें पता ही नहीं लगेगा कहीं पे दिस इज स्मूथ ग्राफ। कोई भी इसमें कॉर्नर नहीं है, जैसा इसमें कॉर्नर आना है शार्प कॉर्नर, वैसा नहीं है। ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकॉन्टिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई। ठीक है, अरे ये भी चला गया। अब चलते हैं, अब फॉर्मूली स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, तो फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन f(x) is said to be differentiable at x is equals to a if the limit x is tending towards a f(x) minus f of a upon x minus a exists। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी में भी हमने कुछ ऐसे बोला था, पहले एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात चली थी, फिर हमने इंटरवल में बात किया। डिफरेंशिएबिलिटी में ये करेंगे, पहले हमने एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात की, तो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इस लिमिट का मतलब क्या है, कहाँ से आया, वो सब हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है वो सब हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो बस केवल इतना ध्यान रखा कि मान लिया x बराबर 5 पे मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है f(x) का, तो यहाँ पे हम a की जगह 5 रखेंगे तो f5 फंक्शन का कुछ वैल्यू हो जाएगा, तो वो वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, a की जगह यहाँ 5 लिख दिया। x ऐसे ही रहेगा हमेशा, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। f(x) यहाँ पे जो भी f का एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो हमने उठा के रख दिया यहाँ पे। फिर ये लिमिट इवैल्यूएट कर लिया। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया
ठीक है, तो बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहीं से हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और जो भी इसकी वैल्यू आई, मान लीजिए ये इवेल्युएट करने के बाद 7 आया इसकी वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि एफ डैश ए 7 के बराबर है, या अगर ए का वैल्यू हमने 5 बोला है तो एफ डैश 5 7 के बराबर है, ये पता लग गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय हम क्या करते थे, हम ये बोलते हैं कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, केवल इतना लिखते थे एफ एक्स, बाकी ये नहीं लिखते थे, ये एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए तब कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो वहाँ हम क्या करते थे, एफ एक्स का हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाला अलग से, और फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए निकाला अलग से, फिर हमने देखा कि ये दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर है तो कॉन्टिन्यूस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी में केवल ये लिमिट कैलकुलेट करना है और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, एंड इफ एग्जिस्ट it is denoted by f dash a। ठीक है, दैट इज f dash a किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसके बराबर। अब देखो इसमें क्या है, ये जो लिमिट है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, पहले तो हम यही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और लिमिट में हमने ये बोला था कि कोई भी अगर लिमिट का हमें इवैल्यूएट करना है तो जब तक ज़रूरत ना हो उसको LHL और RHL में ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी हम fx की लिमिट नहीं निकाल रहे, अभी तो हम इतने एक्सप्रेशन की लिमिट निकाल रहे हैं। ये एक्सप्रेशन, ये भी कोई एक्सप्रेशन नहीं अल्टीमेटली, बस इसमें fx इन्वॉल्व है, केवल fx नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम LHL RHL में ब्रेक करेंगे। अब इस लिमिट का जो LHL होगा, इस लिमिट का जो LHL होगा उसको हम फंक्शन का LHD बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, a माइनस लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब कुछ बच्चे फालतू कन्फ्यूज़न में रहते हैं। मैंने ये जो LHL है ये फंक्शन का नहीं बोला। अगर हम बोलते कि एफ एक्स का LHL होता तो केवल यही लिमिट होता ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स होता, तो वो एफ एक्स का LHL हो गया। ये तो इस पूरे लिमिट का LHL हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन का। इस पूरे एक्सप्रेशन में केवल एफ एक्स थोड़ा है, और भी बहुत कुछ है। इसका जो LHL है वो एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसका बोला जाएगा, एफ एक्स का। तो अगर मैंने बोला कि एफ एक्स का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसका फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया या LHD हो गया, LHD ऑफ एफ एक्स, LHL ऑफ दिस लिमिट, नॉट LHL ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही RHL ऑफ दिस लिमिट, वो हम उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। कुछ भी नहीं, बस इसमें एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस कर दिया। LHD मतलब हम, जैसे मैंने अभी बोला, हम तो हमेशा ये निकालेंगे सीधा। अगर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा होगा लेफ़्ट और राइट पे, तो फिर उसको LHD और RHD में अलग अलग ब्रेक करेंगे, अदरवाइज सीधा निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा लिख ही लेते हैं इसको, क्या, नोट 1, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, दैट
एक तो हमने ये लिख ही लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, जो लिमिटिंग वेरिएबल एक्स है इसमें ए तो कांस्टेंट है, अगर हम ए की तरफ जा रहे हैं तो ए तो कांस्टेंट चीज़ हो गया, जा कौन रहा है एक्स, एक्स वेरिएबल है तभी तो वो चल के जा रहा है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो। तो हमने x की जगह a प्लस एच रख दिया। तो अगर हमने x की जगह a प्लस एच रख दिया, ठीक है, तो h कितना हो जाएगा x माइनस ए। अब x कहाँ जा रहा है a की तरफ, तो a माइनस ए कहाँ जाएगा जीरो की तरफ, बट x a से छोटा है, a माइनस है तो a के लेफ्ट से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा एच इज जीरो माइनस। तो एफ ऑफ एक्स की जगह रख दिया ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए कितना हो गया एच, ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं एच की जगह माइनस एच रख दूँ तो ये जीरो प्लस हो जाएगा। ये दिखने में एक्सप्रेशन अलग लगेगा बट है एक ही बात, ये दोनों एक ही बात है, इसमें जीरो माइनस की तरफ जा रहा है, जीरो प्लस की तरफ जा रहा है, ये दोनों जगह एच की जगह माइनस एच आ गया। और एल एच डी बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक तो ऐसे लिख ही सकते हैं एक्स स्टार्टिंग टूवर्ड्स ए प्लस ये जो लिखा है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। दूसरा क्या हो गया, अब ये वाला अगर हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट एच इज टेंडिंग टूवर्ड्स यही आ जाएगा जीरो प्लस एंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और इसको हम एफ डैश ए प्लस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट 2 फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, we must have LHD एट एक्स इज इक्वल्स टू ए बराबर RHD एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब दो फाइनाइट चीज़ें ही बराबर हो सकती हैं, उसका मतलब क्या है कि LHD हमने निकाला, अगर वो एक फाइनाइट नंबर आया, RHD निकाला वो फाइनाइट नंबर आया, तो जब वो दोनों फाइनाइट नंबर बराबर होगा तो ही हम क्या बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और वो जो भी नंबर आया बस हमें केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए LHD RHD निकालना है और कुछ नहीं। LHD RHD भी नहीं, मैंने क्या बोला कि हम सीधा सीधा वो लिमिट लिखेंगे, अगर उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी तब जाके उसको LHD RHD में अलग अलग ब्रेक करेंगे, और अगर हमने अलग अलग ब्रेक करके निकाला और वो दोनों बराबर आ गया तभी हम क्या बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, ये ठीक है। एंड इफ दिस इक्वल वैल्यू, मैं ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद इज ए फाइनाइट नंबर L, देन एफ डैश ए बराबर L। अगर ये इक्वल वैल्यू जो है वो एक फाइनाइट नंबर L के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे एफ डैश ए L के बराबर है, ठीक है। नोट 3, वी विल इवैल्यूएट लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एंड इट विल बी broken into LHD and RHD only when required।
ये ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि रिक्वायर्ड है या नहीं है? तो पता लगाने की जरूरत ही नहीं है, निकालो लिमिट, निकल गया तो ठीक है। अगर उसमें कुछ एम्बिग्यूटी आ जाए, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, उसका फ़र्क पड़ रहा हो, तो उसको जाके LHD RHD में ब्रेक कर लिया, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। नोट 4, इफ A is right most point of domain, ठीक है, मान लिया A के आगे ग्राफ ही नहीं है, जैसे कॉन्टिन्यूटी में बोला था, अगर पॉइंट बीच में है जिसके दोनों तरफ ग्राफ है, तब तो LHD RHD दोनों डिफाइन होगा एंड LHD RHD इक्वल होना चाहिए, तभी उसको डिफरेंशिएबल बोलेंगे। बट अगर मान लिया राइट मोस्ट पॉइंट हो जाए डोमेन का, सही है, तो फिर क्या होगा, इसके राइट में तो ग्राफ ही नहीं है, तो इसमें RHD तो आएगा ही नहीं, केवल LHD आएगा। तो इफ A इज राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, देन फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल at x is equals to A, only LHD must exist। ये ठीक है, LHD must exist। ठीक है, तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, बेसिकली अगर हमने बोला कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सबको पता है कि cos x होता है। कहाँ से आया वो इसी, ये जो हमने लिमिट निकाला ना, इसी को इवैल्यूएट करके आया है एक जनरल पॉइंट पे। कैसे आया वो हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन में, बट ये बिल्कुल बेसिक है, यहीं से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट पार्ट, f(x) बराबर x³ प्लस 4x प्लस 5 एट x बराबर 2। मतलब हमें इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3x² आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। उसमें जब 2 रखेंगे तो 3x² का मतलब क्या है, ये 12 हो गया, और 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो आंसर 16 आने वाला है, ये हमें पहले से पता है। बट अगर हमसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला गया है तो हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ जाएंगे। ऑफ कोर्स वो जो f' निकालेंगे वो तो हमने एक रेडीमेड फॉर्मूला बना रखा है कि अगर डिफरेंशिएशन चाहिए होगा तो ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट अभी तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जाएंगे, जो भी ये लिमिट है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या चाहिए हमें, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस एट x इज इक्वल टू 2। तो अगर 2 पे चाहिए तो आई विल राइट डाउन f'2, मतलब f'(a), फिर ये लिमिट a की जगह बस 2 रख दिया। तो देखो लिमिट x इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स fx माइनस x माइनस, ठीक है, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं। अगर 2 पे लिमिट चाहिए तो हमने नीचे x माइनस 2 लिखा और ऊपर उसी के साथ f लगा दिया, तो fx माइनस f(2). अगर ये चाहिए तो दिस इज लिमिट x इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 2, fx क्या है, ये पूरा है हर जगह, तो x³ प्लस 4x प्लस 5 ये हो गया, माइनस f2 क्या है, इसी में 2 रख दो, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर हम 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो दिस इज लिमिट x इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 2, x³ प्लस 4x, अब ये 5 5 तो कैंसिल हो गया, माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। सही है। अब देखो करने के लिए तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो LH रूल भी लगा सकते हैं यहीं पे, क्योंकि अगर x 2 को जाएगा तो ये 8 प्लस 8 16 माइनस 16 0 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, LH रूल भी लगा सकते हैं।
अदरवाइज फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं हम। इसको ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम ऊपर नीचे एक्स माइनस 2 का फैक्टर कैंसिल कर दें तो फर्स्ट फैक्टर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो ए माइनस बी तो कैंसिल हो गया, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये बचा पहली जगह से, प्लस यहाँ से 4 बचा। ऐसा करने से इनडिटर्मिनेट फॉर्म चला गया। अब अगर x 2 को जा रहा है तो हमने जाने दिया ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16। x 2 को जा रहा है तो ये भी 4 को जा रहा है, ये 4 लिखा ही हुआ है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल हो गया कि f(x) का एक डेफिनेशन दे रखा है तो f(x) f(2) सब जगह वही डेफिनेशन यूज़ हो गया। ठीक है, चलो सेकंड, f(x) इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 इफ x इज इक्वल्स टू 0। ये चेक करना है। अच्छा, कहाँ पे? एट x इज इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है, तो सोल्यूशन। ठीक है, वापस f डैश 0 चेक करना है तो दिस इज लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ये, ठीक है, ऊपर f(x) माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए, तो यहाँ पे और यहाँ पे f ऑफ a ऐसे आएगा। तो a क्या है 0, तो 0 0 0। देखो अब ये समझने वाली चीज़ है, इसने क्या बोला है कि अगर ये 0 है, ठीक है, तो 0 के आसपास हमेशा यही डेफिनेशन है, ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर x 0 नहीं है तो इसको छोड़ के बाकी सब जगह यही डेफिनेशन है। तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 0 तो है नहीं, इसकी तरफ जा रहे हैं। अब भले ही इस साइड से जाओ, भले ही इस साइड से जाओ, एक्सप्रेशन तो यही यूज़ होगा, वो यहाँ पे यही वाली चीज़ यूज़ होगा। तो ये जो f(x) है इसमें x 0 है नहीं, 0 की तरफ जा रहे हैं। अगर इसमें हम 0 की तरफ जा रहे हैं तो इस f(x) की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस f ऑफ 0 क्या है। अब इसने बोला कि 0 पे वैल्यू 1 है तो 0 पे वैल्यू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 0 का मतलब क्या है, ये x। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, राइट से जाओ भले ही लेफ्ट से जाओ यही डेफिनेशन यूज़ हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को LHD और RHD में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ ही लिमिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हमने LCM लिया तो ये ऐसे आएगा। अब इसमें अगेन भले LH रूल यूज़ कर लो, भले ही ई रेज टू पावर x का एक्सपेंशन, तो ई रेज टू पावर x का एक्सपेंशन ये होगा अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 1 मतलब जो लिमिट है, अल्टीमेटली हमने पहले ही बोला था कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें मेजर पार्ट लिमिट ही है। तो अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन भी है तो उसमें मेजर चीज़ हमें करना क्या है, लिमिट का ही क्वेश्चन है, लिमिट ही निकालनी है, वही उसका मेन पार्ट हो गया। ठीक है, तो लिमिट में जैसा हमने बोला था कि जितने टर्म कैंसिल हो जाए उससे एक फालतू लिख लिया, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो एक ये वाला फालतू लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर में जितने टर्म कैंसिल हो जाएं वो समेशन वाली साइड पे देखते हैं कि समेशन में जितने टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों को अगर हमने कैंसिल किया तो आंसर कितना हो गया, हाफ। तो f डैश 0 कितना हो गया, हाफ। दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएबल, मतलब वैल्यू आ गई तो डिफरेंशिएबल है। और डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है ये, ठीक है, f डैश 0 क्या है, वो हाफ के बराबर। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल। f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 1 बराबर x क्यूब प्लस
इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस बार देखो ये ठीक है, ऑफ कोर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 चेक करना है। इस बार क्या है देखो, 1 के राइट में और 1 के ऊपर, तो हमें कौन सा डेफिनेशन यूज़ करना है, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2। 1 के लेफ्ट में कौन सा डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो एफ डैश 1 निकालने के लिए हम लिखेंगे तो एक्सप्रेशन यही एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1 यही लिखेंगे। बट उसमें क्या होगा, एफ एक्स में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तो ये डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से जाएं तो ये डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है कि 1 के लेफ्ट पे एंड राइट पे अलग अलग बिहेवियर है। अगर अलग अलग बिहेवियर है तो इसको हमें एलएसडी और आरएसडी में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, एलएसडी और आरएसडी में अभी तक ब्रेक करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, केवल हम ऐसे लिख देंगे जो अभी तक लिखते थे, लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स 1 ये लिखते थे अभी तक हर जगह, 0 जहाँ पे भी देख रहे हैं, बस यहाँ 1 की जगह 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सेम ही लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1 ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, देखो ये वाला एक्सप्रेशन ही लिखेंगे हमेशा। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो और इसमें समझ में ना रहा हो कि क्या चल रहा है, लिमिट निकालने में अगर दिक्कत आ रही हो, तो फिर हम ये वाला लिख लेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला, कि एफ ऑफ एक्स की जगह ए प्लस एच रख दिया तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, फिर ये वाला यूज़ कर लिया। वो तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया। लिमिट में भी हमने बोला था कि मैक्सिमम फॉर्मूले 0 पे हैं, तो अगर मान लिया लिमिट 5 की तरफ जा रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, खूब कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स इज टाइमिंग टू एक्स की जगह 5 प्लस टी रखते हैं, तो जो टी है वो 0 को जाने लग जाएगा, और हो सकता है कि फिर हमें एक्सपेंशन, बाइनॉमियल एक्सपेंशन, इस तरह की चीज़ें जल्दी लग जाएं और जल्दी सॉल्व हो जाए। जब तक ज़रूरत नहीं पड़ रही यही एक्सप्रेशन लिखो, ये ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस 1 के लेफ्ट पे, 1 के लेफ्ट पे एफ एक्स क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस एफ ऑफ 1 क्या है, नीचे तो x माइनस 1 ही रहेगा, एफ ऑफ 1 क्या है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे। अब ये जो एफ ऑफ 1 है ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू हो गया, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो वैसे ही रहेगा, चाहे तुम लेफ्ट से जाओ भले ही राइट से जाओ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भले ही तुम एलएसडी निकालो आरएसडी निकालो, ये चेंज नहीं होगा, ये जो यहाँ पे आएगा वही आरएसडी में आएगा। तो एफ ऑफ 1 कहाँ पे, क्लोज यहाँ पे लगा रखा है, इसने क्या बोला कि अगर x 1 से बड़ा है या 1 है तो ये डेफिनेशन यूज़ करो। तो इसमें अगर हमने 1 रखा, मतलब इसमें जब x बराबर 1 रखेंगे तब f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 प्लस 5 प्लस 2 मतलब 8, तो ये 8 आएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक्स अगर 1 को जा रहा है तो एक्स प्लस 5 कहाँ पे जाएगा, 6 को। अच्छा, 1 के लेफ्ट से जा रहा है राइट से जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो x प्लस 5 है ये तो पॉलिनॉमियल है और पॉलिनॉमियल कॉन्टिन्यूस होता है, किसी भी साइड से आओ वैल्यू एक ही रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 6। तो मतलब इस फंक्शन के लिए ये जो एफ एक्स दे रखा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, 6। ठीक है, अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, ये ठीक है, ये तो वही रहेगा एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। दिस इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, बस एफ एक्स के लिए 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 के राइट से जा रहे हैं, तो 1 के राइट से जाए तो ये ऊपर वाला यूज़ होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो वही रहेगी 8 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये एक्स क्यूब है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस
एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1। अगर देखो x 1 को जा रहा है तो ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, दिख रहा है। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो अगर x 1 को जा रहा है और 0/0 का फॉर्म है, उसका क्लियर कट मतलब क्या है कि न्यूमरेटर फैक्टराइज हो जाएगा, उसका एक लीनियर फैक्टर x माइनस 1 आएगा और एक दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर और आएगा। तो हम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, और मतलब इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इस 6 को ब्रेक कर दिया -5 और -1 में, एक्स क्यूब माइनस 1 से एक x माइनस 1 का फैक्टर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन लिया फिर x माइनस 1, ठीक है। या फिर हम, बिकॉज ये 0/0 का फॉर्म है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि LH रूल लगा दिया, तो लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, ऊपर डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² प्लस 5, नीचे 1। अब अगर x 1 को जा रहा है तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 3x² प्लस 5 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 8 को, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 8 हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, आंसर इज हाँ। कितना वैल्यू आया, 6। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो भी आंसर इज हाँ, आंसर कितना है, 8। बट ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आया, तो उसका मतलब क्या है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। एज LHD is not equals to RHD, this implies function is non-differentiable at x is equals to 1। ये आंसर आ गया इसका। हाँ, ये तो बात हो गई कुछ एग्जाम्पल्स की, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे चेक करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि हमें कॉन्टिन्यूटी समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएबिलिटी समझ में नहीं आया, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाला और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाला जो क्वेश्चंस हैं वो यूजली सबसे ईजी होते हैं, ठीक है। अगर किसी को भी लिमिट आता है थोड़ा बहुत, तो कॉन्टिन्यूटी में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस केवल एक लिमिट ही तो निकालना है। फंक्शन की वैल्यू तो कोई 10वीं का बच्चा भी निकाल सकता है। अगर हमने बोला कि x बराबर 5 पे क्या वैल्यू होगी, तो x ये 5 रख के वो 10वीं का बच्चा भी निकाल देगा कि f5 क्या होगा, ठीक है। सेम चीज़ डिफरेंशिएबिलिटी में, बस ये वाला एक्सप्रेशन लिखे, ये लिमिट निकाला, अगर लिमिट आ गया तो आंसर आ गया, वही आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी के एग्जाम्पल तो हम अभी करेंगे। अभी तो क्या करते हैं, आगे चलते हैं और कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। अब देखो, ये वाली चीज़ अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। ये कोई ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं, हार्डली देयर विल बी ए क्वेश्चन जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक है, f' ऐसे लिखा होता है, लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड्स a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ठीक है, यहाँ पे मान लिया एक पॉइंट है a, या चलो इसको p बोल दूँ, p पॉइंट है विच इज़ a कॉमा f ऑफ a। हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, ये x एक्सिस, ये पॉइंट मान लिया हमने Q लिया, ठीक है। दिस इज x कॉमा एफ एक्स।
ठीक है, फिर ये एंगल मान लिया थीटा है, ये पी हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट मान लिया आर है। अब देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालें तो वो x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये f ऑफ a है यहाँ से यहाँ तक, और f ऑफ x यहाँ से यहाँ तक, जो भी y कोऑर्डिनेट है, तो इतना जो डिस्टेंस बचेगा वो हो जाएगा fx माइनस fa। अब हमने क्यों निकाला, क्योंकि fx माइनस fa अपॉन x माइनस a लिखा है, तो ये जो fx माइनस fa है अपॉन x माइनस a, ये इस डायग्राम के हिसाब से fx माइनस fa तो हो गया qr अपॉन x माइनस a हो गया pr। ये ठीक है, एक qr हो गया और एक pr हो गया, तो दिस अपॉन दिस, तो इस डायग्राम के हिसाब से कितना हो गया tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया। अब क्या होगा, ये तो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है tan थीटा, ये ठीक है, बट अभी तो इस एक्सप्रेशन का हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है जब x a की तरफ जाए। तो अगर x a की तरफ जाएगा ऐसे, तो ये जो Q पॉइंट है वो भी P की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे करके देख सकते हो कि अगर हम x को a की तरफ ले जाएं, ठीक है, ये x हो गया, ये a हो गया, मतलब इसी को बड़ा करके दिखा दिया। अगर हम x को a की तरफ ले जाएं तो q भी ऐसे जाएगा, q1 q2 q3 ऐसे जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर, एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर आर। दूसरा क्या है कि ये टेंजेंट हो गया, मान लिया पी के ऊपर, इस कर्व के ऊपर राइट से ये टेंजेंट हो गया। दोबारा अगर x को हम ले जाएं a की तरफ ऐसे, तो इससे ये समझ में आता है कि जो पॉइंट Q है वो P की तरफ जाएगा कर्व के ऊपर चल के, ये ठीक है, ओवर द कर्व। ठीक है, ये मान लिया T1 है। तो अगर Q ऐसे जा रहा है, सो दिस विल इम्प्लाई कि कॉर्ड PQ विल गो टूवर्ड्स लाइन PT1। तो जैसे जैसे ये ऐसे जा रहा है वैसे वैसे ये लाइन किसकी तरफ जा रहा है, PT1 की तरफ जा रहा है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है बेसिकली ऐसे करके थीटा, tan थीटा। ठीक है, अब जैसे जैसे Q ऐसे आ रहा है वैसे वैसे ये थीटा कम होता चला जा रहा है, और ये जो लाइन है मान लिया ये एंगल बना रही है अल्फा। ठीक है, तो जो थीटा है वो अल्फा की तरफ जा रहा है, दिस इंप्लाइज थीटा इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, दिस इंप्लाइज tan थीटा इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स tan अल्फा। उसका मतलब क्या है कि अगर x a की तरफ जा रहा है तो यही वाला एक्सप्रेशन tan थीटा के बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन tan अल्फा की तरफ जा रहा है। लिमिट में हमें क्या पढ़ाया गया था, ये है क्या वैसे, ये ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, अगर x को हमने राइट हैंड साइड पे लिया तो ये बेसिकली RHD हो गया। तो RHD बेसिकली क्या डिनोट करता है, इस एक्सप्रेशन का लिमिटिंग वैल्यू डिनोट करता है। ये एक्सप्रेशन क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा का लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वही RHD होगा। अब tan थीटा का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, थीटा
tan थीटा जिसकी तरफ जा रहा होगा वही उसका लिमिटिंग वैल्यू। तो tan थीटा किसकी तरफ जा रहा है, tan अल्फा की तरफ। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, तो आर एच डी बराबर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं ना, ये एक्स ए से ज़्यादा है, ये ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए बराबर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस टेन थीटा, और टेन थीटा कहाँ जा रहा है, टेन अल्फा की तरफ, बराबर टेन अल्फा। तो अगर देखो हमें लैंग्वेज में डिफाइन करना होगा तो हम ऐसे करेंगे कि अगर हमें ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए, आर एच डी चाहिए, तो हमने एक कॉर्ड लिया जो ए से पास कर रहा हो और जिसका दूसरा एंड राइट हैंड साइड पे हो। अगर एल एच डी चाहिए होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे कॉर्ड का, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे, ठीक है। दोबारा अगर हमें आर एच डी डिफाइन करना है लैंग्वेज में, तो व्हाट वी विल से, टेक ए कॉर्ड वन एंड ऑफ विच इज एट एक्स इज इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे निकालना है हमें आर एच डी, एंड अदर एंड इज ओवर द कर्व ऑन राइट हैंड साइड, कर्व के ऊपर राइट हैंड साइड पे लिया। नाउ इस कर्व का, सॉरी इस कॉर्ड का जो लिमिटिंग स्लोप होगा, tan थीटा स्लोप हो गया ये, दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। तो tan थीटा की जो लिमिटिंग वैल्यू हो गई, मतलब कॉर्ड के स्लोप की जो लिमिटिंग वैल्यू हो गई, ये ठीक है। इस वाले केस में ये है PT1 जो टेंजेंट है, इसका जो स्लोप आएगा वही लिमिटिंग वैल्यू है, वही तुम्हारा आर एच डी हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हैंस राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ फंक्शन, ये ठीक है, सॉरी स्लोप ऑफ फंक्शन कहाँ से आ गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये ठीक है, पी क्यू, वन एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज पॉइंट पी पे जिसका एक एंड फिक्स्ड है, एंड अदर एंड इज, अदर एंड वैसे है क्या, क्यू, इज टेकन टूवर्ड्स पी फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू, कौन सा स्लोप, कॉर्ड की, किसका स्लोप, कॉर्ड का स्लोप, कौन सी कॉर्ड, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है उसका एक पॉइंट तो हमने वहीं फिक्स कर लिया और दूसरा पॉइंट राइट हैंड साइड पे लिया, अब दूसरे पॉइंट को हम कर्व के ऊपर चला के लेके आए इस पॉइंट की तरफ। तो ऐसा करने से कॉर्ड चेंज होगा, कॉर्ड चेंज होगा तो उसके स्लोप की जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू, tan थीटा की लिमिटिंग, वही हमारा आर एच डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एल एच डी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नट शेल में मान लिया ये P है, ये Q है, ये मान लिया S है, ये A है, ठीक है। तो आर एच डी क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू
व्हेन Q टेंड टुवर्ड्स P ओवर द कर्व। ठीक है, Q जो है वो P की तरफ आ रहा है कर्व के ऊपर चल के, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, मान लिया ये T1 है, दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PT1, जो ये लाइन है। ठीक है, इसी डायग्राम में LHT क्या होगा, वो हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग वैल्यू किस चीज़ की, हम ये तो नहीं बोलते कॉर्ड की लिमिटिंग वैल्यू। कॉर्ड तो एक लाइन है, लाइन की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं। वो जो लाइन है उसके स्लोप की एक वैल्यू होगी, वो स्लोप की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो LHT होगी। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड PS, ये ठीक है। LHD है तो लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, व्हेन, ये ठीक है, S अब जाएगा P की तरफ, ये ठीक है, ओवर द कर्व। S मतलब P की तरफ, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही चल रहे हैं सीधा सीधा, कर्व के ऊपर चल के ही P की तरफ जाएंगे, ओवर द कर्व। ठीक है, बस दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर हम S को ऐसे ले जाएं P की तरफ, तो ये जो लाइन है PS वो इसकी तरफ जाएगा, मान लिया ये T2 हो गया, PT2 लाइन की तरफ जाएगा। दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ PT2। अब देखो जो PT1 है और PT2 है, अगर ये दोनों एक ही लाइन हो गया तो वो जो लाइन आएगी उसको हम बोलेंगे ये टेंजेंट है पॉइंट P का, एंड उसका जो स्लोप होगा वो हमारा F' हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट को हम बेसिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। तो नोट, इफ PT1 एंड PT2 आर सेम लाइन्स, देन T1 T2 is called tangent to the curve at x is equals to a, and its slope will be F'(a). ठीक है, तो F'(a) और क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा है कि PT1 और PT2 तो हमेशा ही एक लाइन होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, केस 1, अगर मान लिया हमारा ग्राफ ऐसे है और ये मान लिया जो पॉइंट P है, दिस इज फॉर एग्जांपल 3,7, ये वाला मान लिया एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो इस वाले केस में तो क्या है, टेंजेंट एक ही है। तो अगर यहाँ पे मान लिया ये y बराबर fx है, इस केस में पूछा जाए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो देखो व्हाट आई कैन से इज दिस। पहली बार तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितना है, 7, 3 पे वैल्यू कितना है, 7 है, तो f(3) कितना हो जाएगा, 7। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एट x इज इक्वल्स टू 3। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब इस लाइन का स्लोप, तो वो हो जाएगा √3, वही हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इम्प्लाइज f'3 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, एंड ये जो लाइन है ये, ठीक है, मान लिया ये T1 है, ये T2 है, T1 T2 विल बी टेंजेंट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमें समझ में आए, अगर मैं तुमसे ये पूछूं लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3 f'(x) क्या आएगा, तो f'(x) मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। x अगर 3 को जा रहा है तो हमें टेंजेंट का स्लोप देखना है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, मान लिया ये, इस पे हमने टेंजेंट खींचा, ये लाइन आ गया। अब इस पॉइंट को 3 की तरफ ले जाओ, ये 3 इस तरफ ले जाओ, तो जैसे जैसे ये पॉइंट इधर जाएगा वैसे वैसे टेंजेंट ऐसे जाएगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से इस टेंजेंट की टेंडेंसी क्या है, जैसे जैसे यहाँ पे आएगा ये टेंजेंट ऑफ कोर्स इस लाइन के साथ मर्ज हो जाएगा।
तो जैसे जैसे हम x को 3 की तरफ लेके जाएंगे वैसे वैसे f डैश x जो है वो इसी लाइन के स्लोप की तरफ आएगा, एंड विच इज़ √3। तो यहाँ पे तो f डैश 3 और ये मैच कर रहा है। ठीक है, क्यों बताया अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ तो कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा हो, यहाँ तो एक ही तो बात है। अब मान लिया आ गया केस 2। केस 2 में तुम ऐसे देखो, ठीक है, मान लिया ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये ठीक है, ये पॉइंट मान लिया P 5,8 है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें f ऑफ 5 कितना है, फंक्शन का वैल्यू एट 5, तो वो 8 है, पहली बात। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, एट x इज इक्वल टू 5। तो जैसे ये अगर 5 है तो हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिया, ऐसे एक कॉर्ड बनाया, फिर इस पॉइंट को हमने ऐसे चलाया, तो ये कॉर्ड किस तरफ जाएगी, इस लाइन की तरफ। इसका स्लोप कितना है, tan 30, मतलब 1/√3। तो ये हो गया हमारा f डैश 5 माइनस LHD। RHD कितना है, एट x इज इक्वल टू 5। तो एक पॉइंट राइट हैंड साइड पे लिया, फिर इसको ऐसे चलाया, तो ये जो कॉर्ड है वो ऐसे जाएगा इसकी तरफ, तो इसका जो स्लोप होगा, अब इसका स्लोप हम ये ध्यान रखेंगे, देखो स्लोप के लिए एंगल इधर से लेते हैं, इधर से नहीं लेते। तो अगर ये 45 है तो ये 135 है, तो tan 135 कितना हो जाएगा, -1। सो दिस इज इक्वल टू f डैश 5 प्लस। ठीक है, LHD एग्जिस्ट करता है, हाँ, RHD एग्जिस्ट करता है, हाँ, बट f डैश 5 कितना होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं होगा ये। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं आया, इसलिए। फिर और हम बोलें, देखो ये वाली जो चीज़ है, स्पेशली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, यहाँ से जो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन चालू हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब बहुत कम चांस है कि आए, ये आ सकता है। तो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, ये जब तक ये चल रहा है ना, इसको छोड़ सकते हैं, इसके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो पार्ट है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो 99% वहीं से आएगा ये। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम ये समझने के चक्कर में, अगर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझने के चक्कर में पूरा डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ दें, ये नहीं है ये। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन वाली जो चीज़ अभी चल रही है, इसको स्किप कर दें अगर हमें प्रॉब्लम है समझने में तो। ठीक है, अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ये। ठीक है, अब अगर हम बोलें कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 प्लस f डैश x, ये अलग चीज़ है। f डैश x का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, f डैश x का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए अगर 5 प्लस पे निकालें तो राइट पे जाओ, ये पॉइंट लिया, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा ऐसे, अब इस पॉइंट को इधर लेके आओ, तो ये टेंजेंट भी धीरे धीरे ऐसे आएगी, इसी की तरफ आएगी, तो ये -1 ही आएगा। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 माइनस f डैश x, ये इतना ही आएगा। अगर इधर से टेंजेंट लेके जाएं पूरा तो यही आएगा, कितना आएगा, 1/√3। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो एक्सप्रेशन है ये हम कैसे निकालते हैं, ये पूरा का पूरा हम एक टेंजेंट रखते हैं, फिर जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी उसको उधर ले जाते हैं, तो टेंजेंट ही ऐसे मूव करती है। LHD में टेंजेंट कुछ नहीं, कॉर्ड होता है ये। ठीक है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं क्रूडली समझाऊं, जैसे ये ग्राफ है, एक बार तो हम ऐसे कर रहे हैं और एक बार हम ऐसे कर रहे हैं। जब इस टेंजेंट को इधर लेके जा रहे हैं, इस टेंजेंट को, ठीक है, तब तो ये आ रहा है, और जब इस पॉइंट को इधर लेके जा रहे हैं, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो LHD आएगा। दोनों में डिफरेंस है ये। ठीक है, लगभग सारे केसेस में दोनों चीज़ एक ही आएगा। ये मतलब इस पॉइंट को इधर ले जाओ तो ये जो कॉर्ड है वो इस लाइन की तरफ जाएगी, या फिर पूरी की पूरी टेंजेंट को पहले ये पॉइंट लिया, फिर ये पॉइंट लिया, यहाँ टेंजेंट खींचा,
इस टेंजेंट को ऐसे ले जाओ, वो भी इधर ही जाएगा, इसलिए ये बराबर आ रहा है। बट उसका ये मतलब नहीं है हमेशा बराबर आएगा। अभी उस पर भी आएंगे हम। ये केस 2 हो गया। केस 3, अच्छा केस 2 में जैसे ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया तो दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 एफ डैश एक्स, ये हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये बराबर नहीं आया। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज अब चालू होगा। मान लिया एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, फील्ड पॉइंट यहाँ पे, ये ओपन पॉइंट है, ठीक है, ये मान लिया 3 है, ये मान लिया 5 है, ये मान लिया 9 है, तो पॉइंट P यहाँ पे है। अगर मेरे से पूछा जाए कि f(3) क्या है, तो 3 पे वैल्यू तो ये दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज 9। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए कि f(3) माइनस क्या है, मतलब LHD क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट लेफ्ट पे लिया, अब इसको ऐसे ले गए, तो इस लाइन का टेंडेंसी क्या है, हॉरिजॉन्टल होने का, तो हम बोलेंगे कि ये 0 है। ठीक है, अब हमसे बोला जाए कि f(3) प्लस क्या है, तो अगर देखो राइट हैंड साइड पे लेना है, पॉइंट तो यही रहेगा ना, फील्ड तो यहाँ पे पॉइंट ये तो आ जाएंगे, ये यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है, ये अगर थीटा है तो tan थीटा इस लाइन का स्लोप हो गया। अब इसको लेके जाओ 3 की तरफ, तो 3 की तरफ ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा ये, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये जो एंगल है ये कहाँ जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। तो अगर हम राइट हैंड साइड से आएंगे, देखो ये पॉइंट तो यहीं रहेगा क्योंकि फील्ड यहाँ पे, फिर राइट पे कॉर्ड बनाया, फिर कॉर्ड के इस पॉइंट को हम ऐसे चला के लेके आए कर्व की ऊपर 3 की तरफ, तो ये लाइन तो वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, तो ये एंगल 90 की तरफ जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है, तो tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए इस बार ये अनडिफाइंड हो गया। क्यों हो गया अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू -∞ की तरफ जा रही है। अब क्वेश्चन उठेगा -∞ की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये 90 की तरफ तो जा रहा है, बट इस डायग्राम के हिसाब से ये ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का तो जो tan है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये -∞ की तरफ जा रहा है। तो इस वाले केस में राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए f(3) नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ये तो एक बात होगी। अब मेरे से अगर पूछा जाए लिमिट, मतलब इसी को दोबारा बना लेते हैं, ऐसे करके था ना, ये ठीक है, ये वही 5 3 9 ऐसे। अगर अब हमसे पूछा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 प्लस f(x) क्या होगा, तो f(x) में तो हम कॉर्ड वर्ड का कोई जिक्र नहीं करते, हम तो पूरी टेंजेंट उठाते हैं, और 3 प्लस का मतलब 3 के आगे जाके ये कोई पॉइंट लिया और यहाँ पे हमने एक टेंजेंट खींच दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि x को 3 की तरफ ले जाना है, तो फिर इस पॉइंट को थोड़ा इधर ले आओ, यहाँ एक टेंजेंट खींच दो, फिर और इधर ले आओ, यहाँ टेंजेंट खींच दो। तो इस टेंजेंट का बिहेवियर क्या है, हॉरिजॉन्टल होने का, तो ये इस बार ये 0 है। इसको पॉइंट पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, राइट हैंड साइड पे जाओ, कर्व के थोड़ा सा राइट पे जाओ, उस पॉइंट से वहाँ पे एक टेंजेंट खींचो और उस पूरी टेंजेंट को लेके आओ, फिर देखो कि वो टेंजेंट किधर जा रहा है, जिस लाइन की तरफ जा रहा है उस लाइन का जो स्लोप होगा वही ये लिमिट हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैंने बोला लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस f(x) बराबर, तो लेफ्ट पे जाओ, एक पॉइंट लिया यहाँ पे टेंजेंट खींचा, तो वो ऐसे आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आगे ले जाओ, तो वो फिर ऐसे आ जाएगा। तो अब ये टेंजेंट कहाँ जाएगा,
ये टेंजेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 हो गया। हुई ना इंटरेस्टिंग बात? मतलब मेरे को डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि इसका LHD, इसका लिमिट वैल्यू निकालें या LHD निकालें, दोनों अलग अलग बातें। एक कॉर्ड का स्लोप देता है, एक टेंजेंट का स्लोप देता है। अब यहाँ दोनों से लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3f-x, ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, सही है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बात सही है। बट इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। केस 4 ऐसे भी हो सकता है कि वर्टिकल हो, ये वाला पॉइंट हमारा A है, ठीक है, विच इज से 7,9। अब इस वाले केस में अगर मैंने एक राइट में पॉइंट लिया और उस कॉर्ड को ऐसे चला के लाया तो वर्टिकल होगा। वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता है ये, ठीक है। ये मान लिया T1 है, ये T2 है। तो इस वाले केस में जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है T1 T2, लाइन तो है, हम ये थोड़ा बहुत लाइन डिफाइन नहीं है, लाइन तो दिख रहा है, लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं है, ये अलग बात है। लाइन तो मेरे को दिख रही है तभी तो, अगर डिफाइन नहीं होती तो दिखती कैसे, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर हमसे पूछा जाए कि LHD कितना है 7 पे, ये 7 है इस बार, एट x इज इक्वल टू 7, मतलब f-7 माइनस, तो दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि अगर हम इस कॉर्ड को ऐसे लेके आएंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल हो रही है ऐसे, वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होता क्योंकि वैल्यू इन्फानाइट को जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोलेंगे RHD कितना होगा, मतलब ये तो RHD है बेसिकली, LHD में भी ऐसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट x इज इक्वल टू 7, तो f-7 प्लस दैट ऑल्सो इज डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि वैल्यू इन्फानाइट को जा रहा है, ठीक है। तो f-7 डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। अगर हमसे पूछा है लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 7 f-x, तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट लिया, उस टेंजेंट को ऐसे चलाया तो वो भी वर्टिकल हो रहा है, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है। लिमिट 7 प्लस ले लो, x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 7 माइनस f-x ले लो, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट। ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लिमिट x इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 7 f-x, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस वाले केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बट ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है, नोट दैट T1 T2 इज टेंजेंट एट A, ठीक है, बस वो वर्टिकल टेंजेंट है। तो ये कौन सा केस है? ये है वर्टिकल टेंजेंट का केस। दिस इज ए केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो आगे नोट 1, f-a क्या डिनोट करता है? डिनोट्स, ये कई बार लिख दिया अभी तक हमने, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ए कॉर्ड, ये ठीक है, वन एंड ऑफ विच is fixed at x is equals to a and other end is taken towards x is equals to a over the curve। ठीक है, एक तो इसको ऐसे बोल सकते हैं,
एफ डैश ए डिनोट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ये ठीक है, इफ डिफाइंड। तो एफ डैश ए का दूसरा तरीका हम ये बोल सकते हैं, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा उसका जो स्लोप होगा उसको हम एफ डैश ए बोलते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है डिफाइन करने का, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट इज इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब दैट इज y की वैल्यू, y फंक्शन की वैल्यू होती है fx, ये ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, ये ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, मतलब चेंज कर रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में, हम ऐसे बोलेंगे x के रेस्पेक्ट में हमने थोड़ा सा चेंज किया, x में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाया, फिर हमने देखा कि y का वैल्यू कितना बढ़ गया। तो ये जो रेट है इसको हम बोलते हैं एफ डैश ए, इट इज़ रेट ऑफ इट, मतलब एफ डैश ए इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कहाँ पे, एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो अगर मान लिया हमने ये ग्राफ है, तो तुम देखो इस ग्राफ से हम ये तो बता ही सकते हैं कि ए के आसपास तो फंक्शन आराम आराम से बढ़ रहा है और यहाँ अचानक स्टीप हो गया, तो बी पे जो रेट चेंज आएगा, बी पे जो बढ़ने की रफ्तार है वाई की, वो ज़्यादा है ए की कंपेरिजन। तो हम कैसे क्या बोलेंगे इसमें, नोट दैट एफ डैश बी इज greater than f dash a, f dash b is greater than f dash a, ये हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं यहाँ से, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट मैं पहले हम ग्राफ से देख लेते हैं। अगर मान लिया हमने ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, केस 1। केस 2 हम ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं, केस 3 हम ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं, केस 4 ठीक है। और ये मान लिया सब पॉइंट ए के बराबर है। यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। कहाँ पे बात चल रही है,
एट एक्स इज इक्वल टू ए की बात कर रहे हैं सब जगह, ठीक है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब देखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे ये दोनों केस हो गए, दोनों में कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो पक्की बात है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो फिर इन दोनों को देख लो। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, सॉरी इन दोनों को, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इन सब में डिफरेंशिएबल कहाँ पे, केवल यहाँ, तो वो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का ही होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसके बाद वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। बट अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि शार्प कॉर्नर मान लिया आ जाए, जैसे ये, तो कॉन्टिन्यूअस तो फिर भी है, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब ये भी हो सकता है कि वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, तो ग्राफ स्मूथ भी है, कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 1, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट 1, इफ फंक्शन इज continuous then it may or may not be differentiable, ठीक है। सी केस 1 एंड केस 2, दोनों में ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बट एक में डिफरेंशिएबल है, एक में नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो पक्का होगा। स्टेटमेंट 3, इफ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस देन इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। स्टेटमेंट 4, इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल देन इट मे और may not be continuous, then it may or may not be continuous। नॉन डिफरेंशिएबल इन दोनों ही केसेस में, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी बोलें तो कॉन्टिन्यूस डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी डज इम्प्लाई कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबल जब भी हो सकता है जब वो कॉन्टिन्यूस हो, ये ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूस डज इम्प्लाई
नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई डिसकॉन्टिन्यूटी। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये रिजल्ट्स हम याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नोट 2, इफ LHD एग्जिस्ट देन, देखो अभी हमने क्या बोला था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूस बोलने का मतलब क्या है कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू बराबर होगी, पक्की बात है, ठीक है। अब अगर हमने बोला कि LHD एग्जिस्ट कर रहा है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a विल बी इक्वल टू f ऑफ a, ये ठीक है। मतलब LHD अगर होगा तो फंक्शन का LHL एंड फंक्शनल वैल्यू बराबर आएगी, ये ठीक है। इसका हम प्रूफ भी दे सकते हैं बहुत आराम से। अब नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। LHD इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये ठीक है। इफ इट एग्जिस्ट देन राइट हैंड साइड मस्ट बी 0/0 फॉर्म एज डिनोमिनेटर इज गोइंग टूवर्ड्स 0। मतलब एफ चाहे कुछ भी हो, अगर एक्स ए को जा रहा है तो ये डिनोमिनेटर 0 को जा रहा है। अब न्यूमरेटर अगर 0 को नहीं गया, किसी भी दूसरे फाइनाइट नंबर की तरफ चला गया, मान लिया 5 की तरफ चला गया, तो 5/0 तो इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो ये 0/0 का ही फॉर्म होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो 0 को जा रहा है, इसीलिए हमने बोला कि न्यूमरेटर भी 0 को जाना चाहिए, तभी आंसर एग्जिस्ट कर सकता है। करेगा ये जरूरी नहीं है। अगर मान लिया मैं बोला कि इसका आंसर एग्जिस्ट करना है तो न्यूमरेटर को तो 0 की तरफ जाना ही चाहिए, वो तो कंडीशन है ही, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0। अब ये पूरा 0 को जा रहा है, मतलब लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अगर ये 0 को जा रहा है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 0 ही होगी। हमने बोला न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, तो अगर मैं बिल्कुल इसको अलग निकाल दूँ, अब इस लिमिट को छोड़ दिया हमने, अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो जहाँ जाता है वही तो लिमिट होता है। दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स a एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो उस नंबर को हम उधर लेंगे, लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा हाँ, हमने एक गलती कर दी, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोला है तो ये a माइनस होना चाहिए, तो सारा आर्ग्यूमेंट ऐसे ही होल्ड करेगा, ये a माइनस। तो LHL फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो गया, यही लिखा हुआ है, ठीक है। इफ RHD एग्जिस्ट देन, मतलब सिमिलरली इफ RHD एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स इज स्टैंडिंग टूवर्ड्स a प्लस एफ एक्स, ये f ऑफ a के बराबर अगर होगा तभी RHD एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, अभी मैंने ये नहीं बोला कि LHD कितना आया, RHD कितना है, कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, इफ़ LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट, केवल एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने वैल्यू का तो नाम ही नहीं लिया कि वैल्यू क्या है। एक मान लिया 4 है और एक 5 है तो भी चलेगा। अगर LHD 4 है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि इसने ये तो बोले नहीं कि वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है ये इसने पूछा ही नहीं, इसने कुछ भी हो ये इसके बराबर ही होगा। ऐसी मान लिया RHD का वैल्यू 7 आ गया, होता रहे 7 वैल्यू, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर LHD एंड RHD बोथ एग्जिस्ट देन
लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, ये तो हो गया एल एच डी के एग्जिस्ट करने की वजह से। दिस विल बी लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ये हो गया इसकी वजह से, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। तो अगर किसी भी जगह पे एल एच डी और आर एच डी दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ये ठीक है, एग्जिस्ट करने के बाद उनकी वैल्यू क्या है, डज नॉट मैटर, बस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस तो हो ही गया। अब अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है बट वैल्यू इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस तो हो गया बट नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ये ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट, नाउ इफ एल एच डी एंड आर एच डी both exist but are unequal, then function is continuous but non-differentiable। ये ठीक है, ये एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट, इफ एल एच डी एंड आर एच डी बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, देन function is continuous and differentiable, दोनों। function is continuous as well as differentiable। ठीक है। Question, discuss continuity and differentiability in following cases। First, ये ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, एल एच डी आर एच डी। अगर मान लिया हमने बोला कि एल एच डी 2 है, आर एच डी 3 है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये 7 है, ये 7 है। थर्ड पार्ट में ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये 2 है। फोर्थ पार्ट में ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो एल एच डी एग्जिस्ट किया, आर एच डी एग्जिस्ट किया, दोनों एग्जिस्ट किया, भले वो बराबर हो या ना हो, ये कॉन्टिन्यूस तो हो ही गया, कॉन्टिन्यूस, बट बिकॉज बराबर नहीं है इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल। सेकेंड केस में ये दोनों वैल्यू बराबर भी है तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया एज वेल एज डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड केस में देखो एल एच डी नहीं आया, डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल तो पक्का हो गया। और कॉन्टिन्यूटी के बारे में नथिंग कैन बी सेड, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे यहाँ देखो ये डिफरेंशिएबल कहाँ है, ये ठीक है डिफरेंशिएबल नहीं है बट फिर भी कॉन्टिन्यूस तो है। तो ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना एग्जिस्ट करे तो भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है।
जैसे इस वाले केस में फॉर एग्ज़ाम्पल तुम इसको ऐसे देखो, ठीक है, अगर हम ऐसे ले जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे जाने पे क्या होगा, वर्टिकल टेंजेंट आ रहा होगा। तो राइट हैंड साइड से तो ये टेंजेंट आ गया और लेफ्ट हैंड साइड से मान लिया वर्टिकल आ गया। तो ग्राफ तो कॉन्टिन्यूस है, तो कुछ नहीं कह सकते। ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना हो, ठीक है। दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ऑफ कोर्स नॉन डिफरेंशिएबल तो हो ही गया। और यहाँ पे वापस नथिंग कैन बी सेड। नथिंग कैन बी सेड का मतलब क्या है कि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिन्यूस ना हो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो अगर मेरे को ये बता दें कि ये 2 है ये 3 है, तो मैंने भी आंसर तपाक से क्या बता दिया कि कॉन्टिन्यूस है, विदाउट आस्किंग कि फंक्शन क्या है। ये ठीक है, फंक्शन जाने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले केस में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है वो सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद भी मेरे को पता होना चाहिए फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन जब मेरे को मिलेगा तब हम वेरीफाई करेंगे, उसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है। डायरेक्टली ऐसे कमेंट नहीं बोल सकते। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसे केस में मेरे को फंक्शन बता दिया जाए तो फिर तो हम बोल सकते हैं चेक करने के बाद, डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये सारी चीज़ें लगा के, ठीक है। एक बार मैं फिर याद दिला दूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं देखो कहाँ से चालू हुआ था, ये यहाँ तक तो एग्जाम्पल थे, दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट। यहाँ से चालू हुआ था ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन, यहाँ से ऑनवर्ड्स जितना भी ये पढ़ाए ये सारा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। अगर इनको समझने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। इतने पार्ट को यू कैन स्किप, बचा हुआ चैप्टर समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस थ्योरेटिकल पार्ट से देखो क्वेश्चन तो आ ही सकता है, ये ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे ये बेकार की चीज़ है, बेकार की चीज़ है और क्वेश्चन नहीं आता तो हम क्यों पढ़ाते, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते। आ सकता है बट उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ये ठीक है, उसका चांस कम है आने का। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो यही आएंगे कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दो, तो वो तो हमें आना ही चाहिए। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन करे थे, अब इसके बाद भी और भी क्वेश्चन करेंगे इसके आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के, वो क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, इसके जो मार्क्स हैं वो फ्री के मार्क्स है, सबको स्कोर करना चाहिए, इतना ईजी टॉपिक है।